पिछली किस्त जहाज डूब गया में आप सुन चुके हैं कि अंबर का जहाज समुद्री तूफान में गर्क हो गया और वो एक तख्ते पर जान बचाकर समंदर में निकल खड़ा हुआ। इसके साथ एक मकार अंग्रेज भी था जिसकी नजर आदिल चाचा के कीमती मुगल हार पर थी, जिसे ये लोग बहादुर शाह जफर जलावतन बादशाह को देने रंगून जा रहे थे। आदिल चाचा अंबर के साथ था। ये लोग अब एक आदमखोर जजीरे पर पहुंचते हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ ये आप इस एपिसोड में सुनेंगे। भयानक मौत। दिन की रोशनी में आदमखोर जजीरा साफ नजर आने लगा था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के झुंड पहाड़ी ढलवानों पर फैले हुए थे। समंदर की लहरों ने कश्ती को जजीरे के किनारे पर लगा दिया। आदिल चाचा ने साहिल की रेत पर उतरते हुए अंबर से कहा कि इस काने अंग्रेज से हमें खबरदार रहना होगा। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो चाचा, ये शख्स हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। हिंदू ताजर और काना अंग्रेज रेत पर लेट गए। आदिल चाचा भी समंदरी तूफान की मार खाकर लागर सा हो रहा था। अंबर इसी तरह से चाको चुबंद था। काना अंग्रेज हिंदू ताजर से कुछ कुसर पुसर करने लगा। रेत पर लेटे लेटे अंग्रेज ने सर उठाकर अंबर की तरफ देखा और फिर हिंदू ताजर से कुसर पुसर करने लगा। आदिल चाचा ने अंबर के कान में कहा, ये लोग हमारे खिलाफ कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें जजीरे में कहीं रोपोश हो जाना चाहिए। अंबर ने कहा, चाचा परेशान क्यों होते हो? कह जो दिया कि ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वक्त आने पर तुम खुद देख लेना। आदिल चाचा को अंबर की खुफिया ताकत का अभी तक इल्म नहीं था। कुछ देर रेत पर आराम करने के बाद काना अंग्रेज और हिंदू ताजर उठकर अंबर के पास आ गए। अंग्रेज ने जजीरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इन जजीरों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। इस समंदर में ये सारे के सारे जजीरे आदमखोर जजीरे हैं। इस समंदर में ये सारे जजीरे आदमखोर जजीरे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं से कोई कश्ती मिल जाए और हम यहाँ से फरार हो जाए। जिस तख्ते पर वो बैठकर जजीरे तक पहुंचे थे वो समुद्री थपेड़ों से टूट फूट गया था। अंबर को सबसे ज्यादा अफसोस ब्रीफ केस के समंदर में गर्क हो जाने का था, जिसमें उसका टेप रिकॉर्डर और केसर थे। सिर्फ रिवॉल्वर और गोलियां उसके पास जेब में पड़ी रह गई थी। सिगरेट लाइटर भी ब्रीफ केस में ही था। अंग्रेज के मशवरे पर अंबर ने कहा कि कश्ती हमें यहाँ सिर्फ आदमखोरों से मिल सकती है। इस पर हिंदू ताजर खौफ से कांपते हुए बोला, अरे बाप रे, मैं तो आदमखोरों की कश्ती में नहीं बैठूंगा। अंग्रेज बोला, हम उनकी कश्ती चुराने की कोशिश करेंगे। अंबर ने कहा, यहाँ से हमारी मंजिल रंगून कितनी दूर होगा? अंग्रेज ने रेत पर शुमाल जनूब के निशान लगाकर कुछ हिसाब किया और बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक हम इस वक्त काले पानी के एक जजीरे में हैं और रंगून यहाँ से 2 दिन के समुद्री सफर पर है। अगर हम कश्ती में बैठ कर जाए तो ये सफर 6-7 दिनों में तय हो सकता है। आदिल चाचा कहने लगा, इस सूरत में हमें 6-7 दिनों की खुराक और पानी कश्ती में जहीरा करके रखना होगा। हाँ, हम इस जजीरे से नारियल ज्यादा से ज्यादा लेकर कश्ती में बांध लेंगे। नारियल से हमें खुराक और पानी दोनों मिल जाएंगे। हिंदू ताजर का डर की वजह से रंग जर्द हो रहा था। वह खुले समंदर में कश्ती में बैठकर सफर करने से घबरा रहा था। उसने अंग्रेज से कहा, हजूर, क्या ये अच्छा हो कि हम यहाँ बैठकर किसी बहरी जहाज का इंतजार कर लें? अंग्रेज ने कहा कि इससे पहले जजीरे के आदमखोर तुम्हें चट कर जाएंगे। अरे बाप रे बाप! हिंदू ताजर ने कानों को हाथ लगाया और रेत पर बैठ गया। आखिर यही फैसला किया गया कि पहले तो जजीरे में कोई ऐसा ठिकाना तलाश किया जाए जहां कश्ती चुराने तक रहा जा सके। यह जगह खुफिया होनी चाहिए। इसके बाद कश्ती चुराकर इसमें ज्यादा से ज्यादा खुराक का जहीरा किया जाए और फिर कश्ती को रंगून की तरह अब समंदर में डाल दिया जाए। अंग्रेज ने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है हमें जजीरे के मशरक की तरफ जाकर कोई खुफिया जगह तलाश करनी चाहिए। अंबर ने कहा, अगर आदमखोरों ने हम पर हमला कर दिया तो क्या हमारे पास उनसे मुकाबला करने के लिए कुछ है? अंग्रेज ने जेब से एक खंजर निकाल कर कहा, मेरे पास सिवाय इस खंजर के और कुछ नहीं।
अंबर ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, मेरे पास ये गन है। अंग्रेज ने रिवॉल्वर को बड़ी हैरत से देखा और फिर उसे उलट पलट कर जायजा लिया। उसने आज तक ऐसी गन नहीं देखी थी। इस जमाने में पिस्तौल को भी गन ही कहते थे। ये तुमने कहां से ली मिस्टर अंबर? अंबर उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। उसने कहा, ये मैंने बड़ी मेहनत से खुद तैयार की है। लेकिन अंग्रेज के चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि उसे अंबर की बात का यकीन नहीं आया। वो खामोश रहा और रिवॉल्वर अंबर को वापस कर दिया। जितनी देर तक रिवॉल्वर काने अंग्रेज के हाथों में रहा, चचा आदिल बेचैन रहे। इन्हें डर था कि कहीं वो इसे हैंड्स अप करवा कर उससे मुगलिया खानदान का अनमोल हार न छीन ले। उन्होंने जजीरे के मशरिक की तरफ समंदरी साहिल के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। आगे आगे काना अंग्रेज था, इसके हाथ में खंजर था, बीच में हिंदू ताजर था और इसके बाद आदिल चाचा था और सबसे आखिर में अंबर चला आ रहा था। जजीरे पर सूरज की फीकी फीकी रोशनी फैली हुई थी क्योंकि आसमान पर अभी तक बादल छाए हुए थे। साल पर जगह जगह बड़े बड़े बारी से चट्टानी पत्थर पड़े थे जिनके साथ आकर समंदरी लहरें टकरा रही थी और शोर पैदा कर रही थी। जजीरे पर एक अजीब किस्म की गहरी पुरस्कार सी खामोशी छाई हुई थी। दरख्त पहाड़ी ढलवान पर खामोश खड़े थे। दिन में कोई परिंदा भी नहीं बोल रहा था। गर्मी और जिस था। काने अंग्रेज ने कहा, हमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, आगे खतरा हो सकता है। हिंदू ताजिर बोला, अरे बाप रे बाप, खतरे वाली बात ना करें। अंबर ने कहा, तो फिर हमें इस जगह जंगल में कोई ठिकाना तलाश करना होगा। ठीक है। और वो साहिल से हटकर जंगल में घुस गए। जजीरे के जंगल आमतौर पर बड़े घने होते हैं। ये जंगल भी बड़ा घना और डरावना था। दरख्तों की शाखें एक दूसरे में फंसी हुई थी और जमीन को छू रही थी। जमीन पर घास और जंगली झाड़ियां ही झाड़ियां थी। बाज दरख्तों के तने सांप की तरह से जमीन पर बल खाकर फैले हुए थे। जंगल में काफी अंदर जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त आ गया जिसके तने की कोह में इतना बड़ा सुराख था कि एक आदमी बैठकर अंदर जा सकता था। अंग्रेज वहां रुक गया। ये जगह छुपने के लिए ठीक रहेगी। अंग्रेज ताजर बोला, इसके अंदर कोई अजदहा ना रहता हो। अंग्रेज ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई अजदहा निकल आया तो हम तुम्हें इसके आगे डाल देंगे। खौफ से तो हिंदू ताजर की तोंद होले होले लरस रही थी। वो कोह में उतर गए। कोह अंदर से काफी बड़ी थी। दीवारों और छत पर दरख्तों की जड़ें फैली हुई थी। जमीन नरम और गीली थी। उन्होंने जंगल से पत्ते लाकर वहां फर्श पर बिछा दिए, फिर पत्तों और घास के बिस्तर बनाए। अंग्रेज ने कहा, अंबर, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। पत्तों का बिस्तर मैंने बिछा दिया है। अब तुम ऐसा करो कि जंगल में जाकर फल और नारियल तलाश करो ताकि हम खुराक को जहीरा करके रख लें। हो सकता है हमें इस जगह हफ्ता भर रहना हो। काने अंग्रेज की साजिश ये थी कि अंबर को फल तलाश करने जंगल में भेज दिया जाए। हो सकता है कि वो आदमखोरों के हत्थे चढ़ जाए और वो बुरे आदिल से कीमती हार हासिल करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि जब से उसने अंबर के पास रिवॉल्वर देखा था वो मुहतात हो गया था। अंबर ने कहा, मैं अभी फल तलाश कर लाता हूँ, और वो दरख्त की कोह से निकलकर जंगल में आ गया। काफी आगे जाकर उसे नारियल के ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आए जिनके नीचे नारियल गिरे पड़े थे। अंबर ने नारियल उठाकर अपनी झोली में डाली और वापस आकर अंग्रेज के आगे डाल दिए। अभी इतने ही काफी हैं। वहाँ ढेरों नारियल पड़े हैं, कल जाकर और ले आएंगे। अंग्रेज मायूस हो गया। उसका ख्याल था कि अंबर वापस नहीं आएगा। बहरहाल अब वो किसी दूसरे मौके की तलाश में था। जजीरे पर शाम आई तो दूर किसी दूसरे जजीरे से परिंदों के झुंड आकर दरख्तों पर बसेरा करने लगे। कुछ देर वो शोर मचाते रहे और फिर चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने नारियल तोड़कर खाए और उनका मीठा पानी पिया और रात आ गई। सन्नाटा ऐसा था कि मालूम होता था जजीरे में हर शय मर गई है। कहीं जिंदगी की कोई आवाज नहीं थी। हिंदू ताजर का डर से वजन कम हो गया था। आधी रात के बाद सब सो गए मगर अंबर जाग रहा था। उसे सोने की जरूरत भी नहीं थी। वो खाने पीने और सोने से बेनियाज था। काना अंग्रेज कुछ देर तक अंबर से बातें करता रहा और इससे पूछता रहा कि वो कहाँ जा रहे थे और ये बूढ़ा कौन है। अंबर ने सिर्फ उतना बताया
کہ بوڑھا عادل اس کا چچا ہے اور وہ رنگون اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں جا رہے تھے۔ کہانی انگریز کی باتوں سے عمر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے مغلیہ ہار کا پتہ چل چکا ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہے۔ امبر دل ہی دل میں ہنس دیا کہ یہ کانا انگریز اپنی موت کو آواز دے رہا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تو جنگل میں چاند نکلا ہے، مگر اس کی روشنی گھنے درختوں کے اندر بڑی مشکل سے آ رہی تھی۔ انگریز، ہندو تاجر اور عادل چچا سبھی سو رہے تھے۔ امبر جاگ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی سوکھے پتوں پر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہو۔ امبر چوکنا ہو گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا آدم خور آگے ہیں؟ امبر چپکے سے کوس سے باہر نکل آیا۔ جنگل میں ہر طرف ویرانی اور خوفناک خاموشی تھی۔ گھنی شاخوں سے چاند کی کرنیں جھاڑیوں پر رقص کر رہی تھیں۔ امبر نے چاروں طرف دیکھا۔ درختوں کے نیچے گیلی زمین پر سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ امبر نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور بائیں طرف والے درختوں کی طرف چلا۔ اس کا خیال تھا کہ آہٹ کی آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ وہ کافی آگے آ گیا، پھر یہ سوچ کر واپس پلٹا کہ اسے اپنے ساتھیوں سے زیادہ دور نہیں جانا چاہیے، کم از کم عادل چاچا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ مغلیہ ہار اس کی کمر کے گرد ہنسلی میں چھپا پڑا تھا۔ مکار انگریز اسے ہلا کر ہار لے کر رفو چکر ہو سکتا تھا۔ امبر واپس مڑا۔ ابھی وہ اپنے درخت کی کوہ سے کوئی 20 قدم کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ہلکی ہلکی چاندنی میں ایک ایسا بھیانک منظر دیکھا کہ اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ وہ بہت کم ڈرا کرتا تھا، بلکہ ڈر تو اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، وہ اس قدر ڈراؤنی بات تھی کہ کوئی دوسرا انسان دیکھ لیتا تو دہشت کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔ امبر نے دیکھا کہ درخت کی کھو میں سے ایک بہت بڑے سبز اور سیاہ رنگ کے اژدہے نے اپنا سر باہر نکالا۔ اس کا باقی دار کنڈلی مارے کوہ کے باہر ایک ڈیر کی طرح سے پڑا تھا۔ اژدہے نے سر باہر نکالا تو اس کے منہ میں ہندو تاجر آدھا اندر جا چکا تھا۔ صرف ہندو تاجر کی ٹانگیں اور کونیوں تک ہاتھ اژدہے کے منہ سے باہر تھے، جو آہستہ آہستہ سے ہل رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اژدہے نے خاموشی سے رینگتے ہوئے درخت کی کھو میں منڈلایا اور سب سے پہلے سوئے ہوئے ہندو تاجر کے سر کو منہ میں ایک دم سے نگل لیا اور وہ کوئی آواز تک نہ نکال سکا۔ امبر نے ریوالور نکال کر اژدہے کے پیٹ پر 2 فائر کیے۔ گولیوں کے دھماکے سے جنگل گونج اٹھا۔ امبر اور عادل چچا ہڑبڑا کر کوہ سے باہر نکل آئے۔ اژدہے کے منہ میں ہندو تاجر کو دیکھ کر وہ لرز اٹھے۔ اژدہا زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ کانے انگریز نے خنجر نکال کر اژدہے پر وار کرنا شروع کر دیا۔ اژدہا مر گیا۔ انہوں نے اژدہے کی گردن کاٹ کر ہندو تاجر کو اژدہے کے منہ سے باہر نکالا۔ اس کی شکل بالکل مسخ ہو چکی تھی۔ اژدہے کے دانتوں نے ہندو تاجر کے اوپر والے آدھے دار کو اس طرح سے چھیل دیا تھا کہ کھال اڑ چکی تھی اور گوشت ادھر گیا تھا۔ انگریز نے امبر سے کہا، اس جزیرے میں ایسے اژدہے بہت ہیں، بیچارے کی موت اسی طرح سے لکھی تھی، ہمیں اسے دفن کرنا چاہیے۔ عادل چچا نے کہا، ہندو لوگ لاش کو دفن نہیں کیا کرتے بلکہ جلایا کرتے ہیں۔ انگریز بولا کہ ہم آگ جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، گولیوں کی آواز سے جزیروں کے آدم خور پہلے ہی ہوشیار ہو چکے ہوں گے۔ امبر نے کہا، میں اس ہندو تاجر کی جان بچانا چاہتا ہوں، وگرنہ میں گولی چلانے سے خود کترا رہا تھا۔ انہوں نے اسی جگہ گڑھا کھود کر اژدہا اور ہندو کی لاش کو دفن کر دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ ان کی لاشیں باہر رہیں تو جزیرے کی گوشت خور چیونٹیاں حملہ کر دیں گی اور اس کے بعد وہ کھو میں آ کر بیٹھ گئے۔ باقی رات انہوں نے چاہ کر کاٹ دی۔ جنگل میں دن کی روشنی پھیلنے لگی، درختوں میں سے تھوڑا تھوڑا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ انگریز نے کہا کہ ہمیں مشرقی ساحل کی طرف جا کر کوئی کشتی تلاش کرنی چاہیے۔ میرا اندازہ ہے کہ آدم خوروں نے مشرقی ساحل کی طرف کشتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ عادل چچا نے کہا، ادھر خطرہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، یہ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی ہوگا، نہیں تو ایک نہ ایک رات کو ہم بھی کسی دوسرے اژدہے کی خوراک بن جائیں گے، اور اگر اژدہا نہ آیا تو آدم خور ہمیں کھا جائیں گے۔ امبر نے کہا، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گولیوں کی آواز کی وجہ سے آدم خور اس جگہ حملہ کر دیں۔ انگریز کہنے لگا کہ مناسب خیال ہے، چلو ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ تینوں کھو سے نکل کر جزیرے کے مشرقی کنارے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کھانے انگریز کے پاس کیمپس تھا جسے سمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دوپہر تک وہ جنگل کے گنجان اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بڑے ہوئے راستوں پر چلتے رہے۔
आदिल चचा का तो थकान से बुरा हाल हो गया। अंग्रेज का जिस्म भी कांटों से जगह जगह छिल गया, मगर अंबर को कुछ नहीं हुआ था। उसके कपड़े जरूर फट गए थे, लेकिन जिस्म पर खराश तक ना आई थी। दोपहर के वक्त वो एक जगह नारियल के झुंड देखकर रुक गए। इस जगह एक नदी बह रही थी। नदी के पानी में उन्होंने गुस्ल किया, जमीन पर से नारियल उठाकर अपना पेट भरा और कुछ देर को आराम करने के लिए एक जगह बैठ गए। काने अंग्रेज ने अंबर से कहा, मैं देख रहा हूँ मिस्टर अंबर कि तुम पर सफर की तकलीफ का कुछ असर नहीं होता। समुद्री तूफान में भी तुम बड़े सुकून से बैठे रहे थे। इसकी क्या वजह है? तुम्हारे जिस्म पर कांटों से भी एक खराश नहीं आई। आदिल चचा भी कुछ हैरान था और यही सवाल वो भी अंबर से पूछना चाहता था। अंबर मुस्कुराकर बोला, मेरे पास एक ऐसा जादू है जिसकी वजह से मुझ पर किसी शय का असर नहीं होता। मैं नहीं मानता जादू कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज ने कहा। अंबर ने पूछा, तो फिर मुझ पर कांटों के जख्म क्यों नहीं लगे? अंग्रेज बोला, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अंदर मुकाबला करने की ताकत ज्यादा है और वैसे भी तुम बड़ी एहतियात से चलते हो। अंबर हंस दिया, ठीक है, तुम ठीक समझे, यही मेरे जादू का राज है। अंबर खुद भी चाहता था कि अंग्रेज इस गलत फहमी में रहे और दोपहर के बाद उन्होंने फिर से जंगल में अपना सफर शुरू कर दिया। शाम के साए फैल रहे थे कि उन्हें दरख्तों के दरमियान से दूर समंदर के किनारे पर खड़ी बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आई। समंदर आ गया है, मगर कश्तियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंग्रेज ने दरख्तों के दरमियान से गौर से समंदर की तरफ देखते हुए कहा। समंदर के पानी को आदिल चचा और अंबर भी देख रहे थे। आदिल चचा कहने लगा, हो सकता है कि आदमखोर इधर ना रहते हो। काने अंग्रेज ने सर खुजाते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि हमें कल सुबह जजीरे के मगरिब की तरफ जाना होगा। अंबर कहने लगा, पहले चलकर देखे तो सही। वो जंगल से निकलकर जजीरे के मशरकी साहिल पर आए तो सूरज समंदर में ग्रूब हो रहा था, मगर वो बादलों के पीछे था। शाम के साए गहरे हुए जा रहे थे। समंदर की तरफ से ठंडी और मरतूब हवा चल रही थी। इनका अंदाजा दुरुस्त निकला था। वहां किसी जगह एक भी कश्ती नहीं थी। अंग्रेज किनारे की रेत पर बैठ गया। अब हमें मगरिब की तरफ जाना होगा। ऐसा लगता है ये जजीरा हमें यहाँ से जिंदा सलामत नहीं निकलने देगा। वो रात उन्होंने इसी जगह बसर करने का फैसला कर लिया। चट्टानों के दरमियान समंदर की मौजें दूर दूर से आकर अपना सर फोड़ रही थीं। आखिर उन्होंने चट्टान के अंदर जगह तलाश कर ली। ये एक छोटा सा गार था जो पानी की लहरों से टकरा टकरा कर बनाया गया था। गार के अंदर पानी जमा था। दीवार के साथ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। उन्होंने इन पत्थरों पर ठिकाना बना लिया। अंग्रेज जंगल से नारियल और केले ले आया जो उन्होंने खाकर पेट की आग बुझाई। रात गहरी हुई तो बादलों में बिजली चमकना शुरू हो गई। इसकी चमक चट्टानी गार के अंदर तक आ रही थी। बिजली चमकी तो इसके थोड़ी देर बाद बादलों में गरज पैदा हुई जिससे चट्टानें गूंज उठी। आदिल चचा पत्थर की दीवार से टेक लगाकर सो गया। बुरा कमजोर इंसान था, थक गया था, बहुत जल्दी गहरी नींद में खो गया। अंग्रेज भी जैसे सो गया था। अंबर दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठा गार के बाहर देखता रहा जहां रह रहकर बिजली चमक रही थी और बादलों की गरज सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा हुआ कि अंबर को ऊँग आ गई। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि अंबर को ऊँग आई हो, मगर किस्मत की बात है कि उसे ऊँग आई और उसकी जरा देर के लिए आंख लग गई। अचानक खटका सा हुआ, अंबर की आंख खुल गई। उसके सामने मकान अंग्रेज उसी का रिवॉल्वर ताने खड़ा था। उसने अपने आगे आदिल चचा को रखा था। खबरदार, अगर तुमने हमला करने की कोशिश की तो मैं इस बूढ़े को हलाक कर दूंगा। नाग मिल गया। अंबर परेशान हो गया। उसने गलती की कि सो गया था। बूढ़ा आदिल चचा भी फटी फटी आंखों से अंबर को देख रहा था। आदिल चचा की कमर से उसने मुगलिया खानदान की आखिरी निशानी, करोड़ों रुपए की मालियत का कीमती हार निकालकर अपने एक हाथ में पकड़ रखा था। काना अंग्रेज मकारी से मुस्कुरा रहा था। मैं शुरू ही से इस हार की टो में था। मैं इस हार के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। अंबर ने कहा, अकल से काम लो मिस्टर, तुम बेशक ये हार ले लो, मगर ये भी ख्याल करो कि तुम हमारी मदद के बगैर इस आदमखोर जजीरे से निकल नहीं सकोगे। तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। अंग्रेज ने रिवॉल्वर की नाल आदिल चचा की गर्दन पर रखी और बोला,
मैं जानबूझकर तुम लोगों को इस तरफ लाया हूँ। मैं इस जजीरे से खूब वाकिफ हूँ। मैं एक बार पहले भी इस जजीरे पर आ चुका हूँ। आदमखोरों की कश्तियाँ इसी साहिल पर मशरक़ी चट्टानों के पीछे हैं। मैं अब यहाँ से फरार हो रहा हूँ। अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इस बूढ़े को गोली मार दूंगा और फिर तुम्हें हलाक कर दूंगा। अंबर एक बार में इस मकार काने अंग्रेज की गर्दन मरोड़ सकता था, मगर वो बूढ़े आदिल चचा की खातर मजबूर था। अगर वो आगे बढ़ता तो अंग्रेज यकीनन आदिल चचा को हलाक कर देगा। उसने सिर्फ इतना कहा, मिस्टर तुम हमाकत कर रहे हो। ये कीमती हार दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की इमानत है। हमें ये हार बादशाह तक पहुंचाना है। बेहतर यही है कि ये हार हमें वापस कर दो। हाँ हाँ हाँ, मकार अंग्रेज ने कहका लगाया। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं इतनी बड़ी दौलत जो मेरे हाथ में आई है छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं मिस्टर, मैंने इस हार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं तुम दोनों का खून कर पी जाऊंगा। अब एक कदम पीछे हट जाओ। काने अंग्रेज ने रिवाल्वर की नाल आदिल चचा की कनपट्टी पर रख दी थी। आदिल चचा ने कहा, अंबर बेटे तुम मेरी जान की परवाह ना करो, इस धोखेबाज से हार छीन लो। मगर अंबर कुछ देर सोच रहा था। वो बूढ़े आदिल चचा की जिंदगी से खेलना नहीं चाहता था। उसे मालूम था कि जालिम अंग्रेज करोड़ों रुपए के हार की खातर कई लोगों को हौला कर सकता है। वो एक कदम पीछे हट गया। अंग्रेज आदिल चचा को खींचता हुआ चट्टान के गार से बाहर निकल गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली रह रह कर चमक रही थी। बिजली चमकती तो साहिल की रेत और समंदर का पानी चमकने लगता। अंग्रेज का बखत इस जजीरे के सारे रास्तों से वाकिफ था। वो तेजी से आदिल चचा को घसीटता हुआ एक चट्टान के पीछे चला गया। अंबर लपक कर वहां गया। चट्टान के पीछे कुछ भी नहीं था। खुदा जाने वो किस कुएं में गुम हो गया था। अंधेरे में वहां जगह जगह चट्टानों में गार्ड से नजर आ रहे थे। अंबर ने दूर एक गार में झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। अंबर परेशान होकर चट्टानों से बाहर निकल आया। उसका ख्याल था कि मकार अंग्रेज आकर बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अंबर समंदर के किनारे साहिल की रेत पर खड़ा रहा, चट्टानों की तरफ घूर घूर कर देखने की कोशिश करता रहा। अचानक उसे एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त और भाई नाग की बू महसूस हुई। प्यारे साथियों, आप नाग को तो जानते ही है ना, वही नाग जो अंबर के साथ कितनी देर रहा था और जो असल में एक सांप था, मगर 500 बरस जिंदा रहने के बाद इसमें इतनी ताकत आ गई थी कि इंसान बन गया था और अब जो शक्ल चाहे इख्तियार कर सकता था। अंबर ने लंबे लंबे सांस लेकर यह मालूम करने की कोशिश की कि नाग कहाँ हो सकता है। बिजली चमकी तो अंबर ने देखा कि साहिल दूर तक वीरान था। अंबर अब नाग के सांप की तलाश में था, क्योंकि नाग सांप की शक्ल में ही अंबर से जुदा होकर जमीन के अंदर चला गया था। अंबर को अब बू बड़ी तेजी से महसूस हो रही थी। वो बड़ा खुश हुआ। उसे यकीन हो गया कि नाग वापस उसके साथ मिलकर वापसी का सफर तय करने के लिए आ रहा है, बल्कि आ चुका है। उसने आहिस्ता से नाग को आवाज दी, नाग भाई तुम आगे हो क्या? कोई जवाब ना आया, सिर्फ समंदर की लहरों का हल्का हल्का शोर था जो साहिल से टकरा रहा था। बूंदाबांदी इसी तरह से हो रही थी। नाग की बू उसके साथ थोड़े फासले पर खड़ी चट्टानों की तरफ से आ रही थी। अंबर उस चट्टानों की तरफ चलने लगा। जो जो वो चट्टान के करीब जा रहा था, बू तेज होती जा रही थी। अंबर चट्टानों के करीब आकर रुक गया। यहाँ बू तेज थी। उसने आहिस्ता आवाज से कहा, नाग भाई तुम आगे कहाँ हो तुम? इसके साथ ही एक जबरदस्त फनकार की आवाज सुनाई दी। अंबर ने आगे फाड़ फाड़ कर समंदर की तरफ देखा, क्योंकि आवाज समंदर की जानिब से आई थी। बिजली चमकी तो उसने एक सूरज खूबसूरत लंबे सांप को देखा, जिसके जिस्म पर सफेद और सबज निशान बने थे। वो अपना सुरख फन उठाए समंदर की लहरों पर तैरता अंबर की तरफ आ रहा था। अंबर खामोश अपनी जगह पर खड़ा रहा और सांप को अपनी तरफ आते देखता रहा। सांप साहिल पर आकर रेत पर बड़े शानदार अंदाज में बल खाता फन उठाए अंबर के करीब आकर रुक गया। अंबर सांप की तरफ देखकर मुस्कुराया। सांप ने एक फनकार मारी और वो झुंड बदल कर इंसान के रूप में सामने आ गया। अंबर के सामने उसका पुराना साथी और जिगरी दोस्त नाग उसकी तरफ बाएं फैलाए खड़ा था। मेरे प्यारे दोस्त नाग, अंबर भाई, दोनों एक दूसरे से लिपट गए। नाग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खुदा का शुक्र है कि इतनी मुद्दत बाद हम दोबारा से एक दूसरे से आन मिले। मैं तुम्हारे बगैर बड़ा उदास हो गया था और समंदर के नीचे चला गया था, जहाँ एक डूबा हुआ
जहाँ एक डूबा हुआ शहर था, मैं इस शहर के खंडरों में रहने लगा। एक रात नाग देवता ने आकर मुझे बताया कि अंबर ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है और वो तुम्हारे बगैर अकेला और उदास है। बस मैंने उसी वक्त तुमसे मिलने का फैसला कर लिया। अंबर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, नाग भाई, मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम दोबारा मिल गए। मेरे सामने 5000 साल का तवील सफर था। सोचता था कि अकेला ये सफर कैसे कटेगा। खुदा ने मुझ पर बड़ा रहम किया, मेरी ख्वाहिश कबूल की और तुम्हें मुझसे मिला दिया। अब बस इसी तरह से हमारी प्यारी बहन मारिया भी हमें मिल जाए तो हमारा साथ मुकम्मल हो जाएगा। नाग ने कहा कि मेरा ख्याल है दो भाइयों की मोहब्बत बहन मारिया को जरूर हम तक खींच लाएगी, इंशाल्लाह। नाग ने पूछा, अंबर भाई, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ कि इस जजीरे में कैसे पहुंचे।